EAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको मैं लगभग पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और जो आपका छठा छठा चैप्टर है, मैं सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूं। और आप जा करके इस चैनल पर अगर आप आएंगे तो यहाँ जा करके अगर आप वीडियो में जाएंगे या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाइए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर BAVAE 181 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ये देखिएगा, ये प्लेलिस्ट है। यहाँ पर मैंने सारे क्लासेस को पढ़ा रखा है और आप सारी क्लासेस को जा करके यहाँ से जरूर देख सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन की चैप्टर नंबर 7 यानी यूनिट नंबर 7 को देखेंगे। ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। जहां जहां से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने हर जगह पर मार्किंग कर रखी है कहां कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि इसमें इसका जो एग्जाम होगा वो एमआर सीट पर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा। सबसे पहले मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आप सभी को लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, इस खास तौर से चैप्टर नंबर 7 में से कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 5 ईयर भी करवाऊंगा। सबसे पहले मैं बुक को पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी करेंगे। इससे क्या होगा कि हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप सब लोग एग्जाम को अच्छी तरीके से देखो। इस बुक का जो एग्जाम होता है एमआर सीट पर होता है, मल्टीपल चॉइस में होगा। तो हमें पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम लेने का तरीका कैसे है। और लास्ट 5 ईयर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, उससे और भी समझ में आ जाएगा कि हमने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां जहां से आता है, वहां वहां अगर आप देखेंगे तो मैंने मार्किंग कर रखी है, अगर आप देखेंगे कलर से। तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 क्या है, ऊर्जा संसाधन। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें क्या पढ़ना, 7.2 में देखिएगा, संसाधन के रूप में ऊर्जा। तो जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, दो चीजों को पढ़ेंगे। क्या, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। उसके बाद हमें देखना पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता क्या है। ठीक है। 7.4 में हमें देखना है जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग। कह रहे हैं भाई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और उद्योग धंधे लग रहे हैं, वैसे वैसे ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। ऊर्जा की मांग की तुलना में जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे ऊर्जा की जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे ऊर्जा की मांग। औद्योगिकरण, एशियाई विकास अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग किस प्रकार से है। भावी ऊर्जा आवश्यकताएं, संरक्षण और ऊर्जा अप्रदूषणकारी ऊर्जा तंत्रों का विकास। अगर आप देखेंगे यही सारे इंपॉर्टेंट है, इसी में से हमें क्या कहा है, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते थे। देखिएगा 7.2 में क्या है, संसाधन के रूप में ऊर्जा। यानी ऊर्जा क्या है, एनर्जी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एनर्जी एक रिसोर्स के रूप में कैसे हमारे लिए यूज होती है। देखिएगा, संसाधन के रूप में ऊर्जा, इसका मतलब क्या है, एनर्जी के रूप में हम, यानी एक रिसोर्स के रूप में एनर्जी को देखेंगे। देखेगा, ऊर्जा की मांग प्रतिवर्ष 14 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कह रहे हैं भाई, मेरे जो ऊर्जा की मांग है वो क्या हो जाती है, 14 वर्ष में डबल हो जाती है। जैसे मान लो कि ऊर्जा की मांग 30 है, तो 14 साल के बाद वो भाई 60 हो जाएगी। फिर 14 साल के बाद कितनी हो जाएगी वह, 120 हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाती है। तो ऊर्जा की मांग प्रतिवर्ष कितनी हो जाती है, 14 वर्ष में दुगनी हो जाती है। इसे किसी देश के विकास के एक सूचक के रूप में लिया। भाई, अगर कोई देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर ऊर्जा की मांग बढ़ती रहेगी। अगर किसी देश में ऊर्जा की मांग लगातार, यानी एनर्जी की मांग अगर लगातार किसी देश में बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, वह देश डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी विकास कर रहा है। यानी ऊर्जा की मांग जैसे अगर किसी देश में ज्यादा बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, वह उसके डेवलपमेंट यानी विकास का सूचक है। देखिए यहाँ ध्यान से सुना, भारत विश्व की 16% जनसंख्या के साथ विश्व ऊर्जा के कुल उत्पादन का 3% उपभोग करता है। कह रहे हैं भाई, अगर हम बात करेंगे, भारत की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में वह लगभग 16% है, लेकिन हम लोग ऊर्जा कितना यूज करते हैं, मात्र 3% यूज करते हैं। ठीक है।
हमारी पॉपुलेशन तो पूरी दुनिया के हिसाब से 16% बनती है, लेकिन हम ऊर्जा कितनी यूज करते हैं? मात्र 3%। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे, अमेरिका जो है, अमेरिका की जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, वह मात्र 6 पॉइंट यानी 6.25 करोड़ है। यानी उसकी जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, वो लगभग 6% है। कितनी है? लगभग 6 ही परसेंट है अगर आप देखेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वह ऊर्जा का कितना यूज करता है? 30% यूज करता है। यानी ये कह सकते हो कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, हम ऊर्जा का उपयोग बहुत कम करते हैं, और अमेरिका की जनसंख्या हमसे बहुत कम है, लेकिन अमेरिका जो है वह ऊर्जा का 30% यूज करता है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका भारत से तीव्र गति से विकास कर रहा है। एक क्या बता रहा है? यह उसका सूचक है या पैमाना है। कह सकते हैं कि अगर कोई देश डेवलपमेंट कर रहा है, अगर कोई देश विकास कर रहा है, तो वह एनर्जी यानी ऊर्जा के क्षेत्र में वो खूब मांग उसकी बढ़ती चली जाएगी। अरे भाई, विकास का मतलब क्या? वहां पर कंपनी लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग धंधे लगेंगे। और इंडस्ट्री इंडस्ट्री में क्या है भाई? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की बात होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगी? ऊर्जा संसाधन क्या लगेंगे? वहां पर ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग ऊर्जा उपयोग में निरंतर वृद्धि के बाद भी भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग अब भी अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में क्या है कि ऊर्जा की जो वृद्धि है निरंतर हो रही, लेकिन अन्य देशों की तुलना में फिर भी अगर आप देखेंगे तो भारत जो है कम यूज कर रहा। हम सभी जानते हैं ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन। गैर नवीकरणीय स्रोत क्या है? कौन कौन से? जैसे जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण तेजी से वन भी तेजी से कम हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो गया कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक यानी गैर पारंपरिक स्रोतों के विषय पर विचार करें। ठीक है, देखिएगा, भारत में ऊर्जा की आवश्यकता ऊर्जा स्रोतों की दो श्रेणियों से पूरी की जा सकती है। देखो, ऊर्जा के दो स्रोत हैं। ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। एक तो होता भैया पारंपरिक, और दूसरा होता गैर पारंपरिक। ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? ऊर्जा के दो स्रोत हैं। ऊर्जा का पहला क्या स्रोत होता? पारंपरिक। दूसरा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन कौन सा? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऊर्जा का अगर आप पारंपरिक स्रोत देखेंगे तो पहला क्या है? प्राकृतिक तेल ऊर्जा। पारंपरिक की बात करें, प्राकृतिक तेल ऊर्जा, गैस ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर ऊर्जा, और परमाणु ऊर्जा। अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक तेल ऊर्जा, गैस ऊर्जा, कोयला कोयला ऊर्जा, जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर ऊर्जा, और परमाणु ऊर्जा, किस में आती है? ये पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के। अगर आप देखेंगे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो क्या है? जीव मात्र ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फ्यूल सेल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सह उत्पादन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा। यानी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? जीव मात्र ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फ्यूल सेल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सह उत्पादन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, ऊर्जा के ऊर्जा के जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से? सबसे पहले मैं फिर क्लियर कर देता हूं, चाहे इसको लिख लेना। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से? ध्यान से, बायोमास यानी जीव मात्र ऊर्जा, ऊर्जा का क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत है। दूसरा अगर आप देखेंगे, बायोमास मैंने आपको बता ही दिया, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा, ये भी अगर आप देखेंगे क्या है? एक प्रकार की गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, मैं क्यों बता रहा हूं, इसको लिख लो। ईंधन सेल फ्यूल ऊर्जा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तरंग व ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, भूतापी ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, अगला देखिएगा, सह उत्पादन ऊर्जा जो है, या जो सह उत्पादन है, यह भी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। पवन ऊर्जा अगर आप देखेंगे, यह भी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, बायोगैस क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, बायोगैस भी है। ठीक है, अब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? इनको लिख लीजिए बुक में, जो मैं बोलता जा रहा हूं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो जैसे तेल, गैस, कोयला। ठीक है, उसी प्रकार से लिखेगा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, उस टेबल को लिखना जो बना रखी वहां पर, और यहाँ जो बता रहा हूं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से लिखेगा? तेल यानी जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, एक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला यानी जीवाश्म ईंधन, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। हाइड्रो पावर यानी पनबिजली ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। परमाणु ऊर्जा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, ये इतना लिख लीजिएगा।
जो वहां पर टेबल बनी है, देखो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था भाई मेरे, ठीक है, यहाँ जो टेबल बना रखी है बुक में आपकी, इस टेबल को तो हमें ध्यान में रखना है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इग्नू वालों ने जो आपके लिए टेबल बना रखी है पढ़ने के लिए, ठीक है, इस टेबल को तो हमें पढ़ना है, ठीक है, इस टेबल को तो ध्यान में रखिए। इस टेबल को तो हमें याद रखना कि ऊर्जा के कौन कौन ये पारंपरिक स्रोत हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, और ये गैर पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत आपको तो ध्यान में रखना है, और नीचे जो मैंने बताया है उनको भी टेबल बनाइए, इसे बुक में लिखो, एक तरफ गैर पारंपरिक ऊर्जा लिखो और एक तरफ पारंपरिक लिखो, इसको बनाइए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, अगला देखिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। देखिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में पहला हमारा देखिएगा बायोमास, जीव मात्र ऊर्जा क्या देखिएगा। जो बायोमास है यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पादप संसाधन, धातु अपशिष्ट और विभिन्न मानव क्रियाकलापों के अपशिष्टों से उत्पन्न होता है। भैया जो बायोमास होता है, जीव मात्र ऊर्जा होती है, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पादप यानी जो पौधा है, संसाधन है, जंतु अंतु होते हैं, इनके जो अपशिष्ट होते हैं, इनसे क्या होती है, बायोमास ऊर्जा मिलती है, ठीक है। बायोमास ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। विश्व भर में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, गोबर के बाद सबसे महत्वपूर्ण ईंधन, यानी कह सकते हो कि पूरी दुनिया में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के, ध्यान सुना, पूरी दुनिया नहीं पूरे विश्व में भाई मेरे, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के बाद ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधनों में क्या है, बायोमास यानी जीव मात्र ऊर्जा है, ठीक है। अगला यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, भारत में बायोमास ईंधन उपयोग के लिए, ध्यान सुनिएगा, भारत में बायोमास ईंधन उपयोग के लिए जाने वाले कुल ईंधन का लगभग 1/3 भाग है। 90% से अधिक ग्रामीण परिवार और लगभग 15% शहरी परिवार बायोमास ईंधन यानी लकड़ी, गोबर के उपले, फसल अपशिष्ट, बुरादे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ध्यान से जहां जहां मैंने मार्किंग कर रखी बुक में वो सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ बायोमास गैसीफायर क्या है, ये जो बायोमास ऊर्जा होती है ना, इसको एक संयंत्र है, देखिएगा, बायोमास गैसीफायर क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली यह एक टेक्नोलॉजी है। बायोमास गैसीफायर क्या है, ये ऊर्जा नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, प्रौद्योगिकी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बायोमास गैसीफायर क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या एक टेक्नोलॉजी है। एक बायोमास गैसीफायर, जो एक बायोमास गैसीफायर होता है, काष्ठकीय और चूर्णिन दोनों प्रकार के ठोस बायोमास जैसे लकड़ी, कृषि और कृषि अपशिष्टों आदि को ताप, रासायनिक और गैसीय प्रक्रिया में उत्पादक में गैसीय रूप में क्या कर देता है, बदल देता है। यहां से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, देखेगा, ध्यान सुनिएगा, गैसीफायर ठोस ईंधन को अधिक सुविधाजनक तरीके से उपयोग किए जाने वाले गैसीय रूप में परिवर्तित कर देता। तो क्या कर रहे हैं कि गैसीफायर ठोस ईंधन को गैसीय रूप में बदल देता है। ध्यान सुना क्या बोला मैंने, गैसीफायर ठोस ईंधन को गैसीय रूप में बदल देता है, क्योंकि यहां से अभी मैं लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछूंगा तो बताना, ध्यान से सुनिएगा, गैसीफायर ठोस ईंधन को क्या कर देता है, जो गैसीफायर होता है ठोस ईंधन को गैसीय रूप में यानी भाई मेरे कोई अगर ठोस चीज है तो उसको गैस में बदल देता है, कह रहा है, ठीक है, गैसीय रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगला देखिएगा, सौर ऊर्जा क्या है, देखेगा, सौर ऊर्जा अगली हमारी क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत है, देखेगा, सौर ऊर्जा ऊर्जा का, देखिएगा, सौर ऊर्जा सबसे आसानी से उपलब्ध ऊर्जा, क्या करें, जो सौर ऊर्जा है वह सबसे आसानी से उपलब्ध ऊर्जा है, यह मुफ्त में मिलती है क्योंकि यह किसी की संपत्ति नहीं है, यह प्रदूषणकारी नहीं होती। सौर ऊर्जा है जो सूर्य से जो किरणें आती, जो सौर सेल लोगों ने लगा रखी हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। देखिएगा, आज हम जो ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त कर रहे हैं वह भी वास्तव में सौर ऊर्जा ही है, ठीक है। सौर ऊर्जा का ये देखो, ये जो लगा रखा है, प्लेटें नहीं लगा रखी है, गांव हम तुमने सबने देखा होगा, सौर ऊर्जा लगा रखी है, सौर ऊर्जा के तो खूब सारे लोग लाए, गांव में काफी यूजर है भाई मेरे सौर ऊर्जा का। अरे जो धूप आती है, धूप में चार्ज हो जाती है घाम में, वही तो सौर ऊर्जा है, उसी को बोलते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, सौर ऊर्जा का ध्यान, आजकल देखोगे, आजकल हमने विभिन्न कार्यों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना क्या कर लिया है, सीख लिया है। सौर ऊर्जा का उपयोग फोटो वोल्टेलाइक सेलों की सहायता से वनों को चलाने और प्रकाश के लिए भी किया जाता है। चूंकि यह ऊर्जा का एक
अक्षय स्रोत है। सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सस्ती और प्रभावी फोटो वोल्टाइक युक्तियों को विकसित करना लाभकारी होगा। सौर ऊर्जा हुई, अक्षय ऊर्जा कभी खत्म नहीं। अरे भाई सूर्य की एनर्जी कभी खत्म नहीं की, घाम में यानी धूप में चार्ज कर लेते हैं, उसी से जो ऊर्जा बनती है वही सौर ऊर्जा। देखिएगा, सौर ऊर्जा चलित फ्रिजों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। ये सब्जियों फलों को अधिक समय तक ताजा रख सकते हैं। अरे फ्रिज में जैसे मान लो सौर ऊर्जा से तुमने फ्रिज को चला सकते हो, बाकी चीजों को सौर ऊर्जा गाँव में बल्ब जलाए जाते हैं। जैसे मान लो गाँव में लाइट वाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे लाइट चली गई ना, तो वहां पर लोग क्या सौर ऊर्जा लगवा रखा है गाँव में, शहरों में भी लगी बहुत सारे लोगों को सौर ऊर्जा। ठीक है, उससे क्या करते हैं भाई, धूप में चार्ज कर लेते हैं और रात में उसका यूज करते हैं उस ऊर्जा का, वही सौर ऊर्जा है। ठीक है, देखो ये सूर्य की किरणें आती हैं तो इस प्रकार से उस पर पड़ती है और चार्ज हो जाता है, वही है। ठीक है, देखिएगा अगला हमारा क्या है, ईंधन सेल यानी फ्यूल ऊर्जा। क्या देखिएगा, ईंधन सेल यानी फ्यूल ऊर्जा। देखिएगा ईंधन सेल, देखिएगा ईंधन सेल ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति है, ध्यान सुनेगा, ईंधन सेल ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बहुत प्रभावी रूप से बिजली और ताप में बदल देती, क्या कर देती है। ईंधन सेल ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को बहुत प्रभावी रूप से विद्युत और ताप में बदल देती है। इससे ईंधन के दहन से बचाव हो जाता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ईंधन सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच एक इलेक्ट्रोड यानी विद्युत अपघटक होता है। ऐसी सेल के लिए यानी ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का मिश्रण है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन में आ रखा है, जब मैं पूछूंगा तो बताना जरूर। तो ईंधन, यहां से क्वेश्चन है, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, यहां से एग्जाम में आ चुका है। एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रोड देखो, एक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन और दूसरे से ऑक्सीजन प्रभावित हो जाती है और एक विद्युत रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके विद्युत जल और ताप का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जो ये क्या होती है भाई मेरे, ईंधन सेल होती है। देखो यहाँ पर ईंधन सेल बना रखी है, ठीक है, देख लो ये ईंधन सेल है। ठीक है, अगला देखिएगा तरंग और ज्वारीय ऊर्जा। क्या है, तरंग और ज्वारीय ऊर्जा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिएगा तरंगों और ज्वार से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यानी जो तरंगे होती है, जो ज्वार होता है, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ये तरंगे और ज्वार ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं जो सतत हैं और जिनका बिजली उत्पादन के लिए दोहन किया जा सकता। कह रहे हैं तरंगों और ज्वार से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये तरंगे और ज्वार ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं जो सतत और इनका बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, भारत में 150 MW क्षमता की पहली ज्वारीय तरंगीय परियोजना त्रिवेंद्रम के निकट बेलजिलिम में स्थापित की गई थी। यहां से क्वेश्चन आया। ठीक है, भारत में पहली ज्वारीय तरंगीय ऊर्जा क्या है, वो थी परियोजना त्रिवेंद्रम के निकट बेलजिलिम में स्थापित गई है और 5,000, ध्यान सुना, 5,000 करोड़ रुपए की लागत की एक बड़ी ज्वारीय तरंगीय बिजली परियोजना गुजरात की कच्छ खाड़ी के हंथल खाड़ी में प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ से ये जो अलग कलर का मैंने हरे कलर का बना दिया ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, अभी मैं पूछूंगा लास्ट 5 ईयर में, बताना। अगला देखिएगा ऊर्जा के गैर पारंपरिक, अगला क्या है, भूतापीय ऊर्जा। देखिएगा क्या है, भूतापीय। देखिएगा ज्वालामुखी तृप्त स्रोतों और गर्म पानी के स्रोत यानी गीजर और सागरों तथा महासागरों में जल के अंदर पाई जाने वाली मीथेन भूतापीय ऊर्जा के स्रोत है। यानी मीथेन क्या है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। भूतापीय का अर्थ होता है पृथ्वी से प्राप्त ताप, यानी धरती के नीचे का जो ताप निकलता है, जो गर्मी निकलती है, उससे क्या बनाई जाती भाई मेरे, भूतापीय ऊर्जा। और इसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन होता है। ठीक है, तृप्त स्रोतों से गर्म जल और अतृप्त वाष्प का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। यानी जो भूतापीय ऊर्जा है, इससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, इससे हो रहा है, बिजली बनाई जा रही है। देखो ये भूतापीय ऊर्जा का बना रखा। गीजर एक भूतापीय ऊर्जा का प्रचलन है और सीधे वाष्प से ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये देखो भूतापीय ऊर्जा का ये बना रखा है, टरबाइन वरबाइन लगा रखा है। ठीक है, इससे आ रही भूतापीय ऊर्जा। जमीन के नीचे की जो ऊर्जा होती है उसको लेकर के हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, एक प्रकार से ये बना रखे, बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है,
अगला देखिएगा सह उत्पादन क्या है। दो ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पादित करने की संकल्पना है। एक है ताप से और दूसरी है विद्युत यानी यांत्रिक ऊर्जा से। एक पारंपरिक ताप बिजली संयंत्रों में ईंधन को जलाने से उच्च ताप वाष्प का उत्पादन होता है। इसका उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। फिर एक अल्टरनेट को क्या कर रहे हैं, फिर एक अल्टरनेट को चला करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, यानी ये जो सह उत्पादन किया जाता है। देखो भारत में सह उत्पादन द्वारा बिजली उत्पादन की क्षमता क्षरणीय आकलनों के अनुसार भी लगभग 2000 एमडब्ल्यू से भी क्या है, अधिक है। अगला देखिए हमारा क्या है, पवन ऊर्जा। ये भी क्या ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है पवन ऊर्जा। देखिएगा पवन ऊर्जा का उपयोग सैकड़ों वर्षों से नौकायन, अनाजों की पिसाई और सिंचाई के लिए किया जाता है। जो भाई मेरे पवन ऊर्जा है, इसका उपयोग किया जा रहा सैकड़ों वर्षों से नौकायन, नाव में जो जो पानी में नाव चलाता है उसको कह रहा है। अनाजों की पिसाई और सिंचाई के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग होता है। पवन ऊर्जा तंत्र वायु की गति से संबंधित गतिक ऊर्जा है को अधिक उपयोगी बिजली में परिवर्तित कर देती है। क्या है, वायु टरबाइन पवन की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है और फिर सीधे पिसाई आदि के लिए बिजली उत्पादन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पवन ऊर्जा जिसको हम पवन चक्कियां भी कहते हैं, होता नहीं जो हवा के पवन चक्की, देखो ये बना रखी है, पवन चक्की है। देखो ये चक्कियां लगी पवन ऊर्जा। देखो ये बड़े बड़े इसमें क्या लगे हैं, इसमें जैसे हमारा पंखा नहीं होता, इसमें पंखे लगे हैं और जब हवा चलती है तो पंखे घूमते हैं, उससे क्या करते हैं भाई, बिजली बना रहे हैं। ठीक है, इसी को पवन ऊर्जा। तुमने कब बहुत सारे सीरियल वगैरह में एक सीरियल आता था लापतागंज, उस सीरियल में क्या होता था, ऐसे बिजली के लिखे पवन ऊर्जा को लगा था। तो गांव बड़े पुराने जमाने की बात है, या आप जी आज भी लगते हैं भारत में है ये, यानी हवा से कह सकते हो पंखे लगा रखे हैं वो घुमाते हैं। ये पवन मतलब समझते हो, पवन का मतलब होता है हवा, ऊर्जा का यानी हवा से ऊर्जा बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, या कह सकते हो कि एनर्जी बना रहे हैं कि भाई टरबाइन यानी पंखे लगा रखे, पंखे पंखे घूमेंगे जब हवा चलेगी, यही इसी को बोलते हैं पवन ऊर्जा। अगला देखिए बायोगैस का, अरे बायोगैस वही गोबर गैस को बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा बायोगैस, आपने बायोगैस के उत्पादन के लिए गोबर गैस का उपयोग के विषय में संभवतः सुना ही होगा। अरे गोबर जो होता है उससे जो हम लोग गैस बना रहे, गोबर गैस देखा होगा ना, लगे रहते गाँवों में। भाई शहरों में तो मैंने देखा नहीं है, गांव में तो जरूर देखा था, वहां था। ठीक है, इसलिए मैं गांव कई बार बोल देता हूँ। देखो आपने बायोगैस के उत्पादन के लिए गोबर गैस का उपयोग के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो खाना पकाने के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। एक सरल प्रक्रिया के द्वारा गोबर का उपयोग करके गैस का उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, गोबर यूज करके गैस बनाई जाती है, जिसमें लगभग 55 से 70% ज्वलनशील मीथेन गैस होती है। इसमें बायोगैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोग के लिए एक स्वच्छ और प्रभावी ईंधन है, यानी इसका कह सकते हो भाई एक ऐसा स्रोत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा उपयोग हो रहा, गाँव में खूब यूज होता है। किसका, बायोगैस का। मैंने बताया ना गाँव में था। देखिएगा, अरे गाँव में ही तो गोबर होता है, शहर में कौन सा गोबर इतना है। देखिएगा, ये पाया गया है कि बड़े बायोगैस संयंत्र अनेक परिवारों तथा एक छोटे गांव की भी ऊर्जा को पूरा कर सकते हैं। भारत और चीन और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं गोबर गैस से। ये जो ये लगा रखा है राना, गोबर गैस से ये बना रखी, गाय है भैंस है कुछ बना रखा है, ये गोबर करती है, उसका गोबर उसमें डालते हैं और इस प्रकार से उससे गैस बनाते हैं। बायोगैस है। ठीक है, गोबर गैस या बायोगैस इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो चलता है। अगला देखिए हमारा क्या है, अब हम देखेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे, ऊर्जा के। देखिएगा पारंपरिक स्रोतों में तेल, गैस, कोयला, हाइड्रल के ऊर्जा द्वारा उत्पादन, कृषि, उद्योग, जनसंख्या में वृद्धि के कारण से होने वाली वर्तमान मांग कहीं कम है। भारत का विद्युत क्षेत्र में वर्तमान में उत्पादन क्षमता, वितरण हानियां, कम विश्वसनीय और अक्सर बिजली गुल हो जाने के कारण समस्या को झेल रहा होता नहीं भाई। आजकल बहुत बड़ी समस्या आती, लाइटें चली जाता है। ठीक है, लाइट चली जाती है तो बड़ी समस्या है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन देखोगा, पहला क्या है, तेल यानी जीवाश्म ईंधन। देखिएगा भारत तेल, भारत देखो तेल भारत की ऊर्जा का लगभग 30% उपयोग करता है। भारत जो है वह तेल को ऊर्जा के रूप में 30% यूज करता है। देश में 1999 में, देखो देश हमारे यानी इंडिया में 1999 में देखिएगा में प्रतिदिन औसतन 19.3 लाख बैरल तेल का उपयोग यानी उपभोग किया जाता था।
इसके आने वाले वर्षों में 30.1 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद है। देखो हम तेल का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं ना, जो तेल का खूब ज्यादा। भारत अपना अधिकांश, ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, ध्यान सुना। भारत अपना अधिकांश तेल बॉम्बे हाई फील्ड, ऊपरी असम, कैम्बो, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन से प्राप्त करता है। तेल की बात करें, देखिए यार ध्यान से फिर सुनना। भारत अपना अधिकांश तेल, ठीक है, तेल बॉम्बे हाई फील्ड, ऊपरी असम, कैम्बो, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन से प्राप्त करता है, ठीक है। बॉम्बे हाई फील्ड जो कि भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र, क्या करें, बॉम्बे हाई फील्ड जो कि भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि 1998 में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2.5 लाख बैरल दिन दिन और 1999 में 2,10,000 बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन हुआ था। तो इसको यानी बॉम्बे हाई फील्ड जो है यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अभी लास्ट 5 ईयर पूछूंगा तो बताना। यहाँ से देखा प्राकृतिक गैस की बात, देखो भारत की ऊर्जा की मांग का लगभग 7% विशेष रूप से बिजली उत्पादन, उर्वरक, ठीक है, पोटो रसायन उत्पादन में प्राकृतिक गैस से पूरा होता है। तो भारत ऊर्जा की मांग कितना पूरा करता है, भारत जो ऊर्जा की मांग है लगभग 7% जो है प्राकृतिक गैस या कह सकते हैं गैसों से प्राप्त करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए देखो अलग कलर से किया गया है। अभी लास्ट 5 ईयर पूछोगे तो बताना उसमें, ठीक है। अगला देखिएगा हमारी ऊर्जा क्या है, अगला हमारा है कोयला। कोयला बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। देखिएगा भारत अपनी कुल ऊर्जा की मांग के आधे से अधिक के लिए कोयले पर निर्भर, क्या करें, भारत अपनी कुल ऊर्जा की मांग के लिए आधे से अधिक किस पर निर्भर है, कोयले पर निर्भर है। देश की लगभग 1/3 बिजली और 63% व्यवसायिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। करें भाई हमारे देश में लगभग 1/3 बिजली और 63% से अधिक व्यवसायिक जो ऊर्जा है कोयले से। देखने में हमारे देश में बिजली और कई बार अखबारों के बारे में पढ़ा होगा, भैया लाइट नहीं आएगी या लाइट का कट लगेगा, तेल कोयला खत्म हो गया है। कई बार सुना गया कई सारे राज्य दूसरे राज्यों से कोयला खरीदते हैं बिजली बनाने के लिए। तो भारत में जो बिजली बनती है वह कोयले से बहुत ज्यादा बनती है। देखिएगा भारत में विशाल कोयला भंडार, यहाँ से भी एग्जाम में आ गया, देखो देखो भारत में विशाल कोयला भंडार है जो कि विश्व के कुल भंडारों का लगभग 8वां भाग है। यहाँ चीन और अमेरिका, ध्यान सुना, यहाँ चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा प्रमुख कोयला उत्पादक है। तो प्रमुख कोयला उत्पादक में जैसे करें चीन और अमेरिका के बाद जो भारत है वह तीसरा प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। भारत में विशाल कोयला भंडारों के बावजूद सिर्फ लगभग 3% कोकिंग कोयला है। अतः भारत के स्टील उद्योगों में अपनी वार्षिक मांगों का लगभग 25% भाग पूरा करने के लिए कोकिंग कोयला का आयात करना पड़ता है। अगला हमारा देखिएगा क्या है, हाइड्रो पावर यानी पन बिजली। ये ऊर्जा का क्या है, पारंपरिक स्रोत है। देखिएगा हाइड्रो पावर यानी पन बिजली सबसे सस्ती और स्वच्छ होती है। क्या है भाई मेरे, जो हाइड्रो पावर होती है यानी जो पन बिजली होती है वह सबसे सस्ती और अच्छी होती है। अतः ये ऊर्जा का श्रेष्ठ स्रोत है। ऊर्जा का श्रेष्ठ स्रोत क्या है, हाइड्रो पावर यानी पन बिजली, ठीक है। आगे देखिएगा ये संयंत्र सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करता है जहां ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है। ठीक, पन बिजली से बिजली खूब बनती है। यद्यपि विशाल बांधों से बिजली उत्पादन के हाल के वर्षों में काफी विवाद रहा है, छोटे पन बिजली संयंत्र इसके उपयुक्त विकल्पों के रूप में प्रचलित रहे हैं। अगला देखिएगा हमारी क्या है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु से भी तो बहुत सारा बिजली उत्पादन होता है, सुनिएगा। इस कार्य के लिए उपयोग की गई युक्ति को परमाणु रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। परमाणु रिएक्टर ताप उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग वाष्प के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन को घुमाया जाता है, ठीक है। परमाणु ईंधन जैसे यूरेनियम से यह ऊर्जा उत्पादन अपेक्षाकृत स्वच्छ और प्रभावी तथा कोयले और पेट्रोलियम का विकल्प बन सकता है। आज जो परमाणु, जिसे बम मत है, परमाणु बम सुना सुना ना, परमाणु बम किससे बनता है, यूरेनियम से बनता है। आज जो यूरेनियम है, ये जो परमाणु है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो भारत आज जो एटॉमिक है, जो हमारे परमाणु है, हम सिर्फ यूरेनियम इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि हमें एटम बम बनाना, परमाणु बनाना है, बल्कि परमाणु जो एटम है, कह सकते हो कि बिजली उत्पादन में भी उनकी क्या है, एक बड़ी भूमिका है। किसमें है,
बिजली उत्पादन में, और यूरेनियम यूरेनियम जो है पूरी दुनिया में सबसे महंगी धातु है, ठीक है। तो कह सकते हो कि आज भारत हो या अन्य देश हो, भारत के साथ क्योंकि इंडिया इसकी काफी बात करता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भारत जो है वह परमाणु ऊर्जा से यानी परमाणु से भी क्या कर रहा है, बिजली उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। सिर्फ परमाणु एटॉमिक बम बनाया नहीं रहा है, बल्कि और कई सारे राष्ट्र हैं तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन भारत जो है खास तौर से कह सकते हो जिसे हम एटम बम बनाते हैं, ठीक है, उससे क्या कर रहा है, एक प्रकार से वह ऊर्जा उत्पादन में उसका खूब सारा यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा अगला हमारा क्या देखिएगा, पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता, क्या क्या करें, पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता देखिएगा। पृथ्वी पर मानव स्पीशीज के लिए सतत धारण क्षमता संसाधन उपलब्धता के साथ साथ संस्कृति और आर्थिक विकास के स्तर के लिए अनुसार में भी परिवर्तित होती है। अतः मानव धारण क्षमता के दो मापन है। मानव धारण क्षमता की कितने माप सकते हैं, दो तरीके से। पहला है जैव भौतिक धारण क्षमता, दूसरा है सामाजिक धारण क्षमता, ठीक है। देखिएगा जैव भौतिक धारण क्षमता क्या होती है, वह अधिकतम जनसंख्या जिसका प्रौद्योगिकी को दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जाता है। और सामाजिक धारण क्षमता क्या होती है, किसी दी हुई सामाजिक संरचना में दीर्घकालिक जैव भौतिक धारण क्षमता जिससे उपभोग और व्यापार में पैटर्न पर सम्मिलित होते हैं। और लास्ट में देखिएगा क्या कह सकते हैं, अतः सामाजिक धारण क्षमता जैव भौतिक धारण क्षमता से कम होनी चाहिए। क्या करें, सामाजिक धारण क्षमता जो है वह जैव भौतिक धारण क्षमता से कम होनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन की गुणवत्ता से क्या होती है, संबंधित होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग, कह रहे हैं जैसे जैसे भाई मेरी जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे उद्योग धंधे लग रहे हैं, वैसे वैसे जो ऊर्जा की मांग है वह लगातार पूरी दुनिया में हमारे देश में बढ़ती जा रही है। देखिएगा विकासशील देशों की मानव जनसंख्या उसके वर्तमान 4 अरब आंकड़े से 2050 तक 8 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है। करें पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वह भाई मेरे जो 4 अरब आंकड़ा है, 4 अरब जनसंख्या है, 2050 तक पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन होगी वह 8 अरब से अधिक हो जाएगी। और भाई जब पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, लगातार जो ऊर्जा की मांग है वह बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऊर्जा मांग की तुलना में जनसंख्या वृद्धि करें, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ऊर्जा की मांग बढ़ती चली जा रही है। यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण भी कह सकते हैं कि लगातार पूरी दुनिया में कह सकते हो कि ऊर्जा की जो मांग है वह लगातार बढ़ती जा रही है। यानी अगर आप देखोगे चाहे वो दक्षिण एशियाई देशों की बात करें, जैसे चीन है, जापान है, भारत है, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, अगर आप देखेंगे तो इन देशों में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है या वहां पर कंपनियां लग रही हैं, धीरे धीरे इन देशों में देखोगे तो ऊर्जा की जो मांग है वह क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। क्या करिए, वह लगातार जो ऊर्जा की मांग है वह हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। देखेगा औद्योगिकरण में ऊर्जा की मांग, यानी उद्योग, हमारे जो उद्योग धंधे है उसमें ऊर्जा की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखेगा आर्थिक वृद्धि के आरंभिक चरणों में कुल उत्पादन में कृषि का भाग कम और उद्योग का भार बढ़ गया है। करें कि जैसे जैसे देश कंट्रियां आर्थिक विकास कर रही वैसे वैसे जो कृषि उत्पादन हो तो उसका भाग कम हो जा रहा है, लेकिन जो उद्योग धंधे हैं वह लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से उद्योग धंधों की अगर बात करें, यहाँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आया है, आर्थिक विकास से औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की वृद्धि दरें कम हुई। कह रहे हैं जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ है, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, जो कंपनी वंपनी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर ऊर्जा की मांग की वृद्धि जो दर थी वह कम हुई है, लेकिन परिवहन हो, आवास हो, व्यवसायिक क्षेत्र है, यहाँ पर ऊर्जा की मांग में काफी वृद्धि हुई है, ठीक है। ऊर्जा की मांग में क्या रही, बढ़ रही है ऊर्जा की मांग, ठीक है। अगला देखिएगा एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग, यानी एशियाई विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगातार अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा की जो मांग है, एशियाई विकासशील, एशिया आप समझते हैं कि एशिया के जो देश हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो ऊर्जा की मांग है वह लगातार क्या हो रही है भाई मेरे, बढ़ती जा रही है, ठीक है। यही है, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं था इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। भावी ऊर्जा आवश्यकताएं और संरक्षण, कह रहे हैं कि आज के समय में जो ऊर्जा है उसको हमें बचाना चाहिए, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। देखेगा ऊर्जा औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य निवेश है। ऊर्जा का उत्पादन व्यवसायिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रोड योजनाओं के साथ साथ
गैर व्यवसायिक स्रोत जैसे गोबर जलाने की लकड़ी और कृषि अपशिष्ट से भी होता है। यानी ऊर्जा का जो हम ऊर्जा बनाते हैं, हम कई तरीके से ऊर्जा क्या क्या रहा ऊर्जा बनाए जा रहे। ऊर्जा का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। यानी ऊर्जा का ऐसा नहीं भाई ऊर्जा को वेस्ट कर दो, बिजली को वेस्ट कर दो, एनर्जी को वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। बल्कि ऊर्जा का देखो, अगर मैं बात कहूँ खास तौर से ऊर्जा को बचाने के लिए या अब जो प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? ऊर्जा को बचाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के हम लोग क्या कर रहे हैं? चूल्हे में सुधार करें। पहले तुमने सुना गया हम लोग ये लकड़ी लगा करके खाना बनाते थे, बल्कि अब चूल्हे में क्या हो गया है? सुधार हो गया। अब तुम सबने कहा धुआं रहित चूल्हा आ गया ना, जिसे हम लोग इंडक्शन कुकर बोलते हैं। इंडक्शन आता नहीं जो बिजली लगा देते हैं और उस पे खाना बनाते हैं, इंडक्शन कुकर इसे इसी बोलता धुआं रहित चूल्हा। क्या है? ये धुआं रहित चूल्हा। चूल्हे में सुधार हो गया, अब धुआं नहीं ना भाई। पहले खाना बनाते थे तो चूल्हे पर बनाते थे, लकड़ी जला करके बनाते, उससे बहुत धुआं होता था। यानी आप प्रदूषण प्रदूषण को कम कम करने के लिए, कम करने में भी ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे चूल्हे में सुधार हो गया है, जैसे हम लोग बिजली के चूल्हे से क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, ठीक है। वाहित शहरी वाहित मल यानी सीवेज से भी ऊर्जा, जो शहरों में जो गटर हैं, जो सीवर हैं, इनसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊर्जा बना रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, शहरी वाहित मल, सीवेज उपचार संयंत्र मानव मल मूत्र से मीथेन गैस के निकर्षण के लिए जो अपंक के रूप में होता है, अवायु पाचन इकाइयों में होता है। देखो कह रहे हैं भाई, जो शहरों में जो गटर होता है, उनमें जो मल मूत्र है, जो लैट्रिन बाथरूम का जो पानी जाता है और दुनिया भर के जो वेस्ट उसमें सब जा रहा है, उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी बना रहे हैं, खास तौर से मीथेन गैस के लिए। और अपंक, जो एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आ भी चुका है यहाँ से, इसलिए देखोगे मैंने यहाँ पर कलर अपनकंग से उत्पादित होने वाली गैस कहलाती है, जिसमें बायोगैस भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में क्या होती है? मीथेन होती है। कौन सी गैस होती है भारी मात्रा में? कौन सी गैस होती है इसमें? अगर आप देखेंगे तो मीथेन गैस होती है, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगला देखिएगा, सौर ऊर्जा। जैसे यहाँ पर बता रखा है कि सौर ऊर्जा एक सस्ता और प्रभावी ईंधन है। इसका फील्ड स्टॉक नवीकरणीय, हाल ही में ऊर्जा उत्पादन में अन्य नवीकरणीय स्रोतों का भी पता लगाया गया है। हमारे ग्रामीण निर्धन जनों की मांग को पूरा करने में जो सौर ऊर्जा है, इसका काफी प्रयोग। भाई सौर ऊर्जा का हम लोग क्या कर रहे हैं? खूब सारा यूज कर रहे हैं ना। पवन ऊर्जा का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा से भी क्या होती है? एक प्रकार से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। पवन ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, जो हवा चला करके टरबाइन घुमा कर से हवा चलती है, उससे जो बनाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका सारांश आ गया है और आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। यहाँ से देखेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, भारत विश्व की कुल ऊर्जा का लगभग 3% भाग उपभोग करता। कितना करता है? 3% बोलते हैं, ठीक है। विश्व की कुल ऊर्जा का 3% करता है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं। और आप सब लोग भी क्या क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने लगभग सारा बताया। हम लोग लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं। अरे पूरा जितना भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, और उसमें 7वें चैप्टर से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और सभी क्वेश्चनों को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है, और पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद इस चैप्टर के खास तौर से लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 से ही सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। नंबरिंग पर मत जाइएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऊपर नीचे आते हैं हर चैप्टर। देखिएगा, भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। क्या पूछ रहा? भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर होगा केरल में। केरल यानी फर्स्ट आंसर है, यही है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जा सकती है? क्या है? निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारत में सबसे ज्यादा बिजली प्राप्त की जाती है? तो भाई भारत में सबसे ज्यादा बिजली है वह कोयले से प्राप्त की जाती है। किससे? कोयला से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? यानी गांव में ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करते हैं? तो अगर आप देखोगे बायोगैस का यूज करते हैं, जो गोबर गैस मैंने आपको बताया था, बायोगैस का खूब ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। प्राकृतिक गैस, देखिएगा प्राकृतिक गैस द्वारा भारत में कितनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की
पूर्ति होती है। तो प्राकृतिक गैस द्वारा भारत में कितनी ऊर्जा की पूर्ति होती है? लगभग 7% होती है। इसका पहला जो हो जाएगा ठीक हो जाएगा। कितना आंसर है? लगभग 7%। अगला क्वेश्चन जो है, सेजल गैस में मुख्यतः होती है, अपांकन जो है इसमें कौन सी गैस होती है? सेजल में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसमें होती भाई मेरे मीथेन गैस। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या है? राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन पेपर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को पहचानिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को पहचानिए। तो इसमें ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? परमाणु ऊर्जा है। क्या है? परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है। क्या बोल रहा है? एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है। तो एक बायोमास जो गैसीफायर होता है वह ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में बदलता है। क्या बदलता है भाई मेरे? वह ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में बदलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन क्या देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा देखिएगा, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है। क्या पूछ रहा है? ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा के प्रकारों में से किससे ऊर्जा प्रकाशीय वोल्टेज सेलों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा भाई मेरे हो जाएगा सूर्य के जरिए। ठीक है, ऊर्जा प्रकाशों से प्राप्त की जाती है सूर्य के जरिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली तरंगीय ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली तरंगीय ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कब स्थापित की गई, कहां स्थापित की गई थी? केरल, यानी वो जो त्रिवंतपुरम है, ठीक है, वहीं पर है। त्रिवंतपुरम केरल की राजधानी यहीं पर तो लगी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो अगर क्या है भाई मेरे, चीन पूरी दुनिया यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरे नंबर पर क्या है कोयला उत्पादक में? भारत है। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं, अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा था विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है, तो उसमें हो जाएगा चीन हो जाएगा, क्योंकि चीन है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोतों में कौन सा गैर पारंपरिक है? यानी जितने ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं इसमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या? पन बिजली। पन बिजली क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? तो इसमें तीनों हैं, अगर सॉरी चारों हैं, लेकिन पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें बॉम्बे हाई हो जाएगा। वैसे तेल उत्पादन तो ऊपरी असम से भी होता है, कैम्बो से भी होता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन से भी होता है, लेकिन बॉम्बे हाई जो है यहाँ से सबसे ज्यादा होता है। और भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्या है? बॉम्बे हाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई? क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई हैं? तो अगर आप देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में तो कम हुई है, लेकिन कह सकते हैं जो व्यवसायिक क्षेत्र है उसमें बढ़ी है, या परिवहन के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में तो बढ़ी है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र है जहां पे ऊर्जा की मांग जो है वह कम हुई। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, और बाकी भी अगर आपको क्लास देखनी है तो आप डायरेक्ट जा करके इस चैनल पर आप जरूर देख सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, जैसे आप इस चैनल पर आएंगे, यहाँ पर जितनी मैंने क्लासेस करवा रखी हैं सारी क्लास का वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इस चैनल पर आकर के बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास मिल जाएगी। बाकी इसकी जितने मैंने क्लासेस करवा रखी हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना, और यहाँ पर BAVAE 181 को मैं 2 बार लगातार बुक को पढ़ा। एक बार मैंने नोट्स के साथ पढ़ाया था, अब मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दोनों मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, BAVAE 181 नोट्स विद क्लास
और एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी BEBAE, ठीक है, बुक्स विथ क्लास, ठीक है। एक बार मैंने बुक से पढ़ा है, एक बार नोट से। तो 14 के 14 चैप्टर मैंने सारे पढ़ा रखे हैं और आप जा करके वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ